तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो तुमको चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे, इनको ध्यान में रखना है। ठीक, ये बाकी सब चीजें अपन फिर से देखेंगे, बट अपने नॉलेज के लिए कुछ चीजें लिख ली। ठीक है, तो कुछ टर्म्स आएंगे, उनको ध्यान में रखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे पहले अगर मैं तुमको बोल दूं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया कि क्या होता है। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करोगे पूरे चैप्टर में, और यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, फिजिक्स वाले ऐसे लिखते हो, क्या है ये। ठीक, दूसरा कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे सी से। सी से देखो कॉन्सेंट्रेशन भी रिप्रेजेंट करेंगे और कंडक्टेंस भी, बट इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम है, टेंशन मत लो उसका। कंडक्टेंस होता है, ये फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस का, तुम्हारा कहीं पे यूज नहीं आएगा, टेंशन मत लो उसका। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आर की ओम है, तो इसकी यूनिट हम लोग सिंपल सा क्या लिखते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है, या बहुत लोग इसको उल्टा भी लिखते हैं, MHO करके। ठीक है, इसकी एक और यूनिट है, तुम लोग ने कभी सुना है, मैंने बहुत लोग को अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हुए सुना है। बहुत लोग इसको सीमेन ये करते प्रोनाउंस करते हैं बहुत। ठीक है, एस से लिखते हैं, सुना है नहीं सुना। और एक होता है तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा सिंबल है, ऐसे लिखते हैं रो, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का। अगर यहाँ से तुमको रेजिस्टिविटी निकालनी है तो ये हो जाएगा RA अपॉन L। ठीक है, ये R और A का क्या मतलब है ये मैं बताता हूँ तुम लोग को। A अगर इसकी यूनिट हम लोग लिखे ना, तो इसकी यूनिट सिंपल सी होती है ओहम सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे A रिप्रेजेंट करता है एरिया को और L रिप्रेजेंट करता है लेंथ। ये एरिया और लेंथ क्या चीज है, इसको लिख लो फिर देखते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास कोई कंडक्टिविटी सेल है ऐसे, राइट। हमको पता है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होंगे, यहाँ पे कुछ सोल्यूशन भरा होगा। अब तुमको पता है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ये एकदम आजू बाजू नहीं रखे होते हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो यही डिस्टेंस होता है L। मतलब L क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, राइट। और यहाँ पे जो A वर्ड था ना, ए मैंने क्या बोल रहा, क्या बोला तुमको, एरिया रिप्रेजेंट करता है। और वो एरिया होता क्या मालूम है, इस इलेक्ट्रोड का एरिया पूरा, कि कितना बड़ा तुम या कितना मेटल तुम यूज कर रहे हो एज अ इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यहीं से हमारे पास एक नई चीज निकल के आती है, दैट इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट का बहुत सिंपल सा कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे सेल कांस्टेंट को, क्या बताया था, स्मॉल b से। ठीक है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है L बाई ए, ये सेल कांस्टेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऊपर देखो जो तुमने फॉर्मूला लिखा हुआ था ये वाला, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगर मैं यहाँ पे तुमको बोल दूं इफ ये एरिया भी इसका 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया मतलब स्क्वायर में आ जाएगा ना, और इसका जो लेंथ है वो भी मैं बोल दूं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, आर के। ठीक है,
और इलेक्ट्रॉनिक सेल में सब हम लोग यही वैल्यू लेके चलते हैं हमेशा, ज़्यादा करके, नहीं तो तुमको वो लोग देते हैं। ठीक है, अब 2-2 किलोमीटर का तो सेल होता नहीं कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ है दूसरा 2 किलोमीटर दूरी पे। ठीक है, छोटे छोटे सेल होते हैं, उनके बीच में इतना गैप होता है। तो अगर इसका भी एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूँ और लेंथ भी 1 ले लूँ, तो ये वैल्यू सॉल्व करके किसके इक्वल हो जाती है? इट मीन्स रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, कि के करके कोई वर्ड आएगा जिसको हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, अब के का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है पहला, के के बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे तुमको, 1/रेजिस्टिविटी। ठीक है, और हमको पता है कंडक्टेंस, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। के का फॉर्मूला है अपने पास 1/रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी अभी तुम लोग ने ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना, RA/L, खाली इसको हम लोग ने सॉल्व कर दिया। और देखो ऊपर ही तुमने लिखा था C इज इक्वल टू 1/R और B इज इक्वल टू L/A। तो K इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पे C और इसके जगह पे B। ठीक है, तो ये एक तुमको मिल जाता है किसके, कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला। ठीक है, बी सेल कांस्टेंट है ना, बताया था ना अभी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमेशा तुमको इस सिंबल से दिखेगा, या तो ऐसे दिखेगा या तो ऐसे करके लिखा होगा। तो पहले समझ लो मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि मान लो जैसे कि अभी मैंने सेल बनाया था। ठीक है, इस सेल में जो एरिया था मैंने वो इसका लिया था। ठीक है, और इनके बीच के डिस्टेंस का लेंथ लिया था और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा गया होगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी वर्ड से ही देखो क्या होता है। मोलर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एक मोल की बात कर रहा है वो। ठीक है, एक मोल सोल्यूशन, अगर मान लो यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसको मैं कंसिडर कर लूँ ये 1 मोल है। ठीक है, राइट, तो ये 1 मोल जो सब्सटेंस मैंने लिया है इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कंडक्टिविटी स्ट्रेंथ है, कितना ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, वन मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक, या तो जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि ये एरिया कितना लेते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लेंथ कितनी होती है अपने पास, 1 सेंटीमीटर। तो बहुत जगह इसका डेफिनेशन ऐसा भी लिखा होता है कि ऐसा कोई सेल जहां पे लेंथ, इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, और जहां पे इलेक्ट्रोड का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके अंदर जो सोल्यूशन भरा गया है, ठीक है, अगर वो 1 मोल हुआ तो उसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, उसी चीज को हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है या जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? तुमको मैं ऐसे बना के भी दिखा सकता हूँ। मान लो ऐसे ये है अपने पास, क्या बोलते हैं यार इसको, ठीक है, सपोज करो ऐसे कोई स्क्वायर है, राइट, एक इलेक्ट्रोड मैं इस साइड को मान लेता हूँ, एक इलेक्ट्रोड इस साइड को मान लेता हूँ, और मैं बोल देता हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये एक साइड का इलेक्ट्रोड है, ये एक साइड का इलेक्ट्रोड है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके बीच में जितना सोल्यूशन भरा हुआ होगा, इसके बीच में है, खाली पूरे सोल्यूशन की बात नहीं हो रही, इनके बीच में जितना सोल्यूशन भरा हुआ होगा वो चाहे मैं यहाँ से उठा लूँ चाहे यहाँ से उठा लूँ, खाली डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो वो सोल्यूशन जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। समझा? मोलर कंडक्टिविटी का सबसे पहले तुमको ये फॉर्मूला मिलेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बोला तुमको ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं वो लोग। तो ये हो गई मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या सिर्फ तुम बोल सकते हो क्या, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन।
बट कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास दो टर्म होती है, या तो चीजों को मैं लीटर में ले सकता हूं या तो ml में ले सकते हो या सेंटीमीटर क्यूब में, जैसा वहां पे लेते थे। हमको पता है ना, लीटर से अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में जाता हूं तो क्या हो जाता है, 10⁻³ हो जाता है। ठीक है। कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला है, अगर देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया K/C। ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं K × 1/C। ठीक है। और ये 1 अगर मैं बोल देता कि ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है। N/C पता है क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता था K × V। ठीक है। या इसी चीज को, ये तो लीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को अगर तुम ml में रिप्रेजेंट करोगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1000 K/C हो जाता है। तो मेन तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मोलर कंडक्टिविटी के लिए, एक तो ये, एक ये और एक ये। ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे तुमको। ठीक है। कंडक्टिविटी दी हुई होगी, बोलेगा एक, इसके ऊपर 1 या 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत आएगा तो 1 मार्क्स के लिए आता है, या तो सिंपल सा इसकी डेफिनेशन पूछेगा तुमको। ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक। ठीक है। तो दो टाइप का स्पेलिंग, ये तुमको डेफिनेशन इसमें मिलेगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी K डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन मतलब क्या, 1 मोल का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। या तो सिंपल सा ये डेफिनेशन प्रेफर कर लो तुम, या तो जो दूसरी मैंने बताई थी, देखो कि यहाँ पे दिया होगा कुछ, volume of solution containing 1 mole of dissolved electrolyte when placed between two parallel electrode 1 centimeter apart and large enough to contain between the mole solution। ठीक है। तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, बट ये दोनों फॉर्मूले तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, देखो क्या प्रोनाउंस करते हो तुम लोग, सुना भी होगा पहले शायद। अच्छी बात यह है कि ये लॉ कभी पूछा नहीं गया है, इसका एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन है, बट उस एप्लीकेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। तो ये लॉ बोलता क्या है, इसका बोलना ये है कि मान लो तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट रखा गया है जिसको मैं बहुत सारा डाइल्यूशन कर देता हूं, मतलब इसमें मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन करता हूं। ठीक है।
इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ही एक्चुअली है, तो इसको भी तुम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे जैसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को कर रहे थे, बट मैंने तुमको स्टार्टिंग में डिफरेंस बताया था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम लोग यहाँ तो या तो ऐसे जीरो लगा देते हैं, या तो तुम यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट का सिंबल लगा दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसको मैं डाइल्यूट करते जा रहा हूँ, डाइल्यूट इन द सेंस हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो कोलहॉर्स ने इसके ऊपर लॉ क्या दिया कि अगर मेरे को इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, अब इसमें अगर मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया रहेगा तो इसको मैं कितना भी डाइल्यूट कर दूं रहेगा तो वो 1 मोल ही। तो अगर इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मुझे निकालनी है, ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो बहुत सिंपल सा लॉ है। अगर मान लो वो इलेक्ट्रोलाइट HCl का है, ठीक है, और इसमें मैं पानी भरते जा रहा हूँ भरते जा रहा हूँ, क्या H प्लस और Cl माइनस के आयन बढ़ेंगे क्या? ठीक है, मेरे पास कोई इनर्ट सॉल्वेंट है जिसमें मैं HCl को मिक्स करते जा रहा हूँ और ये मिक्स भी होते जा रहा है आराम से, तो क्या लगता है तुमको, H प्लस और Cl माइनस के आयन बढ़ेंगे? वो तो उतने ही रहने वाले हैं ना। तो कोलहॉस का सिंपल सा लॉ है कि अगर तुमको इनफाइनाइट पे किसी चीज की कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसके पॉजिटिव इनफाइनाइट चार्ज को और नेगेटिव इनफाइनाइट चार्ज को ऐड कर दो। ठीक है, यही तुमको वो कंडक्टिविटी निकाल के देंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इसको बहुत लोग ऐसे भी बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जितना पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन में बनेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी मिलके दिख जाएगी। ठीक है, बहुत बचकाना सा लॉ इसने बनाया था, क्यों बनाया था मेरे को वही नहीं समझा। ठीक है, बट ये लॉ है इसके पीछे, समझा कि मेरे पास HCl है। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या लिखूंगा मालूम है, HCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस इनफाइनाइट प्लस Cl माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये HCl के लिए हो गया। मान लो मेरे पास कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, सपोज करो कि अपने पास कोई एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, मैं बोल दूं MgCl2, तो इस केस में Mg के ऊपर कौन सा साइन आएगा, ये तो Mg+2 में डिवाइड हो जाएगा और ये 2Cl माइनस में। ठीक है, तो इसकी मेरे को अगर टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा मालूम है, इनफाइनाइट MgCl2 किस में चेंज हो जाएगा, ये इनफाइनाइट Mg+2 प्लस ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इनफाइनाइट Cl माइनस, ऐसे, समझा? ये कुछ इसके एग्जांपल है, क्लियर है? नहीं, ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन, को आयन मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, and makes its own contribution to the total molar conductivity of an electrolyte। ठीक है, ऐसे 2-3 तुमको कंडक्टिविटी वो लोग दे देंगे और एक का बोल देंगे निकालने के लिए। ठीक है, यही इसका एप्लीकेशन है, जो अभी लॉ पढ़ रहे थे ना अपन, उसका ये एप्लीकेशन है कि हम लोग किसी भी चीज का कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अपने को वैल्यूज कुछ नोन है तो। ठीक है, ये डेटा लिख लो पहले। सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अभी देखो उसने क्या बोल दिया था कि कंडक्टिविटी दे दिया था, किसका सबसे पहले उसने दिया हुआ है तुमको, NH4Cl का। ठीक है, कितना बोल रहा था, 149.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पे यूनिट वगैरह का झंझट नहीं रहेगा, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, दूसरा कंडक्टिविटी उसने दिया हुआ है मोलर कितना, NaOH का 248.1, ठीक है,
पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तीसरा भी तुमको दिया था उसने कितना, 126.5, ठीक है, ऐसे दिया था। तो बोल रहा था कि बताओ मोलर कंडक्टिविटी NH4OH का कितना रहा होगा, ठीक है। अब इसमें करना तुमको कुछ नहीं है, खाली इन रिएक्शंस को देख के तुमको ऐसे अरेंज करना है कि प्रोडक्ट में ये बने, ठीक है। मैंने क्या बोला, इन तीनों रिएक्शन को ऐसे अरेंज करो कि तुमको प्रोडक्ट में NH4OH मिले, मतलब मेरे को यहाँ पे NH4OH मिलना चाहिए, बाकी रिएक्टेंट में तुम कुछ भी लो। तो देखो, अगर मैंने NH4Cl का रिएक्शन NaCl से कर दिया या NaOH से कर दिया, ठीक है, NH4Cl का रिएक्शन अगर मैंने NaOH से किया तो मेरे को क्या मिलेगा, सीधी सी बात है ना, Cl Na के पास आ जाएगा और OH इसके पास चला जाएगा, मतलब यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बना होगा, क्या, NaCl। तो वही तुम्हारा थर्मोडायनेमिक वाला हिसाब किताब है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट अपन करते थे ना, जैसे वही कॉन्सेप्ट है। तो देखो, जब तुम इसका निकालोगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, ठीक है, तो करना क्या है मालूम है, इन दोनों को ऐड कर देना है और जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको माइनस कर दो। मतलब इसकी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस कंडक्टिविटी ऑफ NaOH माइनस कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। बस खत्म। ये वैल्यूज जो तुमको दी हुई हैं इनकी जगह पे रख दो, ठीक है, और फाइनली तुमको इसकी कंडक्टिविटी मिल जाएगी। जितने भी प्रोडक्ट दिए होंगे सबको माइनस कर दोगे, ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट होंगे सबको ऐड करते जाओ। देखो क्या आ रहा है, चल लिख के देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 0 कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूँ ना, वैसे कभी कभी वो लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन देते हैं। ये क्वेश्चन है, निकालने को किसका बोला तुमको, AgI, इसका बताना है। क्या बनाइए इसमें, AgNO3 प्लस NaI, क्या बना होगा, AgI प्लस NaNO3, ठीक है। किसका निकालने को बोल रहा था, ये निकालना था अपने को, तो इसका प्लस हो गया रहेगा, प्लस इसका प्लस हो गया रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना बोला, 138.8 ना, तो ये आंसर हो जाएगा, वो है खाली बोर्ड में। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम लोग इस चैप्टर में, कंडक्टिविटी को किससे, के से, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा, ठीक है। तो लेना देना उसी से है थोड़ा सा अपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं खाली तुमको दो वैल्यू दे रहा हूँ, उनको तुम अरेंज कर लो अपने हिसाब से, वही रिलेशन है इसका, ठीक है। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है, इन दोनों का तुमको आई होप मतलब पता है अभी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला अपने पास और होता है, बट कहीं पे इस चैप्टर में यूज नहीं होगा, खाली ये रिलेशन के लिए अपन इसको ले रहे हैं। अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये दो इक्वेशन है। अब तुमको इनका रिलेशन बताना है। रिलेशन बताने का मतलब समझ रहे हो, जहां जहां पे अल्फा की वैल्यू है उस इस चीज को यहाँ पे और यहाँ पे तुमको फिल करके एक फाइनल इक्वेशन बतानी है के की, ठीक है। और इसी को अपन बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या करना है तुमको, ये जो अल्फा की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में फिल करना है, और जो भी कटे बिटेगा और फाइनली क्या मिलता है वो मुझे बताना है तुमको। देखो क्या आता है कि जो फाइनली सॉल्व करके तुमको कुछ ऐसा कंडक्टिविटी मिलना चाहिए। यही रिलेशन होता है कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, बट कोई लेना देना नहीं है इसके ऊपर, कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं मिलेंगे चैप्टर में तुमको। छोटा सा रिलेशन है और बहुत पहले का क्वेश्चन है, मेरे को लगता है तुम्हारे पोर्शन में से निकाल भी दिया गया होगा शायद इसको। सेल कांस्टेंट क्या सिंबल है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, एल बाई ए, ठीक है। एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तुम लोग को ऊपर देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, K इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, एकदम स्टार्टिंग में जब आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ था। तो कंडक्टिविटी में इसको C लिख दिया था मैंने, इसको B लिख दिया था, ठीक है। तो अगर मान लो इस L बाई ए को मैंने क्या लिख दिया, B लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन क्या जाएगा, K इज इक्वल टू B बाई आर लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट के लिए एक तो ये फॉर्मूला, एक ये तो इम्पोर्टेंट है ही, एक ये, और मोलर कंडक्टिविटी मुझे पता ही है क्या है, K बाई सी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी मैंने और क्या बोला 1000 K बाई सी, और एक फॉर्मूला क्या बोला मोलर कंडक्टिविटी K इंटू वी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे। डेफिनेशन बताता हूँ मैं सेल कांस्टेंट का, वैसे तुम लोग को समझ जाना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि हाउ विल यू डिफाइन सेल कांस्टेंट, क्या बोलोगे, it is defined as the ratio of the distance between the electrode and the area of the electrode। बस सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, लिख लो चाहिए तो। कोई बता सकता है के क्या है इसमें, 0.0248 सीमन पर सेंटीमीटर, ये के दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। सी इज योर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर में दिया हुआ है ना, मोलर मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो 0.20 मोलर तुमको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया इसने। पूछा क्या है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, ये तुमको निकालना है। टेम्परेचर से हमारा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। अब मैंने तुमको बताया कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1000 K बाई सी। मोलर मतलब मोलैलिटी यूज कर रहा है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन क्या, डेसीमीटर क्यूब में, तो क्या हो जाएगा ये सिंपल सा 1000 इंटू के तुम्हारा 0.0248 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 0.20, कितना आ रहा है 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन मोल में ले रहे थे ना, मोल आ जाएगा।